सभी बच्चों का स्वागत है। मैं शिव कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के साथ साथ इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं, जो कि आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए है। आइए स्टार्टिंग करते हैं। बात चल रही थी महासागरीय धाराओं के विषय में। महासागरीय धाराओं के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के पश्चात फैक्ट को पढ़ाने के पश्चात हमने आपको इसके लिए क्वेश्चन भी दिए थे। क्वेश्चन आपने राइट डाउन कर लिए होंगे और फिर उसका व्याख्यात्मक विश्लेषण भी आपको दिया है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी के साथ हम चल रहे हैं आपके साथ कि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ साथ में लेके चलने हैं आपको। देखिए, सिलेक्शन यदि लेना है आने वाली इन वैकेंसीज में आईएएस और पीसीएस एक राजा की पोस्ट होती है, जो कि मैं आपको साथ में करा के चल रहा हूं। लेकिन यहां से आने वाली वैकेंसियों में आपको किस प्रकार से सिलेक्शन लेना है, या आईएएस पीसीएस में किस प्रकार से सिलेक्शन लेना है, आपको क्या है, यदि हम आईएएस या पीसीएस की बात करें वहां किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, तो वहां एक तो प्री है, वहां क्या है, हम दो प्रकार से बात करेंगे। और ये आने वाली वैकेंसी वन डे एग्जाम जो है, इनमें किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। यहाँ का जो प्री है, यहाँ की जो नौकरी है, जो 100, 150 या 200 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ का जो प्री है वो क्या है, वो सेम है। तो इन दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। ये नौकरी तो आपको आराम से मिल जाएगी और इसका प्री तैयार हो जाएगा। दूसरा चरण इसका कहाँ आता है, मेंस आता है, और तीसरा चरण इंटरव्यू आता है। ये तीसरा चरण है, ये सेकंड चरण है, थर्ड चरण है। तो जो बच्चे यहाँ एक नौकरी को प्राप्त कर लेंगे, पहली प्राथमिकता ये है कि 2024, 25, 26 और 27 ये स्वर्णिम अवसर हैं आपके लिए। यहाँ नौकरी ले सकते हो, इतने स्वर्णिम अवसर आज तक नहीं थे। तो यहाँ पर क्या है, आपको किस प्रकार से चलना है। सबसे पहले तो आपको बेस क्लियर करना है, जैसे कि महासागरीय धाराओं में आपको क्लियर हुई बात है। प्लस आपको रिवीजन करना है, ये आपका काम है रिवीजन का। प्लस आपको प्रैक्टिस करना है, किसका, क्वेश्चन का, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो ये 3 स्ट्रेटजी हम लेके चल रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दिए गए थे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए गए थे। तो अब आज का जो टॉपिक है, लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आज। कौन सा, लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1 क्या था, जियोमॉर्फोलॉजी। लेसन नंबर 2 क्या था, लेसन नंबर 2 था एटमॉस्फेयर। ठीक है, और लेसन नंबर 3 महासागरीय धाराएं। और ये सब कहाँ चल रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत चल रहा है। तो महासागरीय धाराओं के रिवीजन के हम बात करेंगे। हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या, जो महासागरीय लहरें होती हैं, जो महासागर में इस प्रकार से, समुद्र में आपने देखा होगा, इस प्रकार से जो लहर नुमा चलती है। तो जो लहर नुमा चलती है वही क्या है, हवा के वेग से और ताप से प्रभावित होती है। हवा के वेग से और ताप से प्रभावित होती है। तो ऊपर की तरफ ध्रुव पर जो हवाएं चलती हैं वो क्या होती हैं, वो ठंडी हवाएं होती हैं। और बीच में इक्वेटर रेखा पर जो हवाएं चलेंगी, इस डायग्राम बना हुआ है, इक्वेटर रेखा को हवाएं जो जल रहेगा, जल राशि, उसे क्या है, एक्सपेंड करेंगी, फैलाएंगी। तो उसका जल स्तर क्या है, एक्सपेंड होने के कारण ऊपर की तरफ को बढ़ जाएगा। तो ये गर्म होने के कारण ये हवाएं इक्वेटर रेखा से 0 डिग्री से ये कहाँ, ऊपर की तरफ को चले, ये जल राशि जहाँ निम्न जल स्तर होगा उस तरफ को चलेगी। तो यहाँ जब ऊंचा जल स्तर हो गया है तो ये नीचे की तरफ को चलेंगी, ध्रुव की तरफ को चलेंगी। तो जो जल राशि यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जल राशि या महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रकार तो क्या है, एक प्रकार तो जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलेगी, और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलेगी। तो ये जल राशि क्या है, ठंडी है, ठंडी हवाओं के कारण ये जल राशि क्या है, ठंडी है। और ये जल राशि क्या है, गर्म है। तो यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट निकल के आए कि क्या है, ये गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, 2 प्रकार की जलधाराएं रहेंगी। ठीक है, वैसे मोस्टली फैक्टों में क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें जितना भी बेस था वो भी हमने आपको क्लियर कराया। तो यहाँ से यदि महासागरीय धाराओं की बात करें तो ये हलचल ही क्या है, महासागरीय धाराएं हैं। अब जो इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ को चलता है, तो वो क्या है, ऊपर की तरफ को चलता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर की तरफ चलता है, नीचे आता है। तो ये क्या है,
ये आपका ऊपर का जो भाग है, ठीक है, ऊपर का जो भाग है इसे क्या कहेंगे, श्रृंग कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, श्रृंग कहेंगे। ये क्या है, श्रृंग है। और ये क्या है नीचे, गर्त। ये भी गर्त है और ये भी गर्त है। अब जहां पर ये श्रृंग और गर्त जब स्थल की तरफ चलेंगे तो धीरे धीरे क्या है, कम हो जाएंगे। ये आपस में श्रृंग और गर्त मिल जाएंगे। दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा, तरंग दैर्घ्य। तो जब ये दोनों श्रृंग आपस में मिल जाएंगे तो उस चीज को क्या बोलेंगे, सर्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्प। ठीक है, सर्प बोलेंगे। और जैसे ये क्या है, जहां पर ये स्थल से मिलेंगे, जहां पर ये स्थल से मिलेंगे तो वो क्या होगा, वो प्रतोड़न होगा। क्या होगा, प्रतोड़न होगा। और यदि स्थल पर ये बह रही है तो ये क्या होगा, अपवास होगा। ये अपवास होगा। और यहां से ये क्या है, यहां से रिटर्न होगा तो ये क्या होगा, बैकवास होगा। बैक है ना, रिटर्न हो रहा है, बैकवास होगा। तो यहां से फिर हम आगे की तरफ चले थे। जो जलधाराएं हैं दो प्रकार की हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, दो प्रकार से। और यहां से जो हमने आपको बताया था संपूर्ण पृथ्वी के विषय में ये चैप्टर है, पूरी पृथ्वी के विषय में पढ़ रहे हैं। और आपके भारत के लिए भी यही पॉइंट काम करेगा। भारत के आसपास कौन सा है, हिंद महासागर। तो यहाँ से जलधाराओं को समझने के लिए आपको दो प्रकार को समझना है। एक तो क्या है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो यहाँ से जलराशि ऊपर की इस तरफ को प्रभाव करेगी, पूर्व से पश्चिम की तरफ को, क्योंकि सन इधर से राइज होता है, सन इधर से राइज होता है। तो ये जलधारा इधर से कहाँ, इस तरफ को चलेगी। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट को आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से ध्रुवों की ओर जो पवनें चल रही हैं वो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, मतलब जो पछुआ कोने हैं उनके कारण जलराशि नीचे की तरफ को प्रभावित होगी। तो इसे बोलेंगे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, पश्चिमी पवन प्रवाह। अब ये क्या है, ये यहाँ से ठंडी जलराशि है तो ये ऊपर की तरफ को ये उच्च अक्षांश है, ये क्या है, निम्न अक्षांश है। तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ चलेगी। उच्च अक्षांश हुआ ना, ये यहाँ 90 डिग्री तो हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर क्या 30 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री है। तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर जो ठंडी जलधारा है वो चलेगी। और जो गर्म जलधारा है वो क्या है, वो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर चलेगी। तो यहाँ से इसकी दिशा जो रहेगी वो पूर्व से पश्चिम की ओर को रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको काउंटर इक्वेटोरियल करंट को भी समझना है। जैसे स्थल कण से टकराएगी तो यहाँ से, जैसे सपोज ये क्या है, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यानी कि अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ से काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या है, रिटर्न करेगी। तो इसकी दिशा कैसी हो जाएगी, ये पश्चिम से कहाँ हो जाएगी, पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ हो जाएगी। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट, इस प्रकार से ये रहेगी। तो ये बात समझ में आई। अब काउंटर इक्वेटोरियल करंट और दोनों गोलार्धों में जो धाराएं चलती हैं उन करंट को समझने के पश्चात हम आगे की तरफ को मूव करे थे। तो आगे की तरफ को सबसे पहले हमने देखा था कि क्या है, गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पर देखा था गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का बात कर रहे हैं अटलांटिक महासागर। ये यूरोप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक है, तो यहां से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऊपर की तरफ को बढ़ेगी, यानी कि उच्च अक्षांशों की तरफ को बढ़ेगी। और ऊपर जाकर ये क्या है, ये लैब्राडोर करंट से मिलेगी। अब जहां गर्म जलराशि और ठंडी जलराशि मिलती है तो वहां पर मछलियों के चारे के लिए, ठीक है, पराग लोगों की उपस्थिति होती है। इसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। जहां पर किसी के खाने पीने के लिए जुगाड़ होगा तो वहां पर उनकी संख्या क्या है, बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ग्रांड बैंक जो है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर मछलियों का उत्पादन होता है। ठीक है, मछलियों का यहाँ पर पालन पोषण होता है। तो ऐसी जगह जहां जहां भी ठंडी और गर्म जलधाराएं होंगी वहां पर ये चीजें मिलेंगी। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये ध्यान रखना है
कि कहाँ कहाँ मछलियों के चारे के लिए इस प्रकार की ग्रांड बैंक है। दूसरा यहाँ पर ये भी क्लियर है कि जो जहाँ पर ठंडी जल धारा रहेगी और जहाँ पर गर्म जल धारा रहेगी वहाँ पर क्या है, वर्षा की स्थिति। जहाँ गर्म जल धारा रहेगी वहाँ पर वर्षा की स्थिति। जैसे यहाँ पर ये ब्राजील करंट है तो ये वर्षा की स्थिति, यहाँ पर वर्षा होती है इसकी वजह से। लेकिन जैसे यहाँ पर ये बेंगुला करंट है तो बेंगुला करंट क्या करती है, यहाँ पर ये शुष्क परिस्थिति का निर्माण करती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण होगा। बस ये तीन चीजें थी। एक तो ये मत्स्य केंद्र कहाँ पर है, ठीक है, एक पॉइंट, कहाँ से गर्म जलधारा बह रही है और कहाँ से ठंडी जलधारा बह रही है। ये सारी चीजें आपको करा चुके हैं, बस क्वेश्चन भी दे चुके हैं। आपको किन बिंदुओं पर इसमें ध्यान देना था वो बात हमने क्लियर कराई है। तो यहाँ पर ये जो गल्फ स्ट्रीम है जब यहाँ से मिली, अब ये क्या है, यहाँ की तरफ को भी एक शाखा इसकी टर्न हुई। ये है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से एक शाखा ऊपर की तरफ को नॉर्वे। तो ये दोनों क्या है, गर्म जलधाराएं हैं। और एक जलधारा नीचे की तरफ को आई जो क्या है, ठंडी जलधारा है। ये क्या है, कैनरी करंट। तो यहाँ से ये जो सर्किल बन रहा है, सर्किल बन रहा है तो ऐसे चारों तरफ को पानी घूमता रहेगा और बीच में जो पानी है वो क्या है, स्टेबल रहेगा, जो सार्गोस सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला पोर्शन कवर करने के पश्चात नीचे की तरफ को करें तो साउथ इक्वेटर करंट ये टर्न होती है ब्राजील करंट के रूप में, जो कि यहाँ पर वर्षा करती है। और नीचे की तरफ से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट फॉकलैंड, यहाँ से ये फॉकलैंड धारा के रूप में, ठंडी धारा के रूप में ऊपर जाती है। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में है बेंगुला करंट है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के सहारे वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये ठंडी जलधारा है जो कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से जन्म लिया है। तो ये पूरा पोर्शन कवर हुआ आपका। इसके पश्चात यदि हम इधर को चलें, हिंद महासागर की तरफ को चलें, तो हिंद महासागर में आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, ये साउथ इक्वेटर करंट से अग्रभास करंट का निर्माण होता है, जो कि क्या है, एक गर्म जलधारा है। इसी तरीके से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा का निर्माण होता है। यहाँ के पश्चात यदि हम इधर को चलें, साउथ इक्वेटर करंट से ही हिंद महासागर में ये क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा का निर्माण हो रहा है। यदि ऊपर की तरफ को चलें, नॉर्थ इक्वेटर करंट से वो क्या है, क्यूरोशियो करंट का निर्माण हो रहा है। और ऊपर से एक ठंडी जलधारा आ रही है जो ओयोशियो करंट है। दोनों यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर भी मत्स्य केंद्र का निर्माण होता है। अब ये पोर्शन को समझेंगे। इसका ये जो पोर्शन है राउंड फिगर में, इसका जो पोर्शन है राउंड फिगर में क्या है, वो पूरा प्रशांत महासागर, इधर भी इधर भी। तो ये भी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। और इस तरफ यदि हम देखेंगे तो ये भी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉर्थ इक्वेटर करंट से, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट का निर्माण होता है। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट का निर्माण होता है। ऊपर की तरफ इसकी एक धारा जो गर्म जलधारा है, अलास्का धारा, और नीचे की तरफ को कैलिफोर्निया धारा आती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, तसल्ली से आपको इसका रिवीजन भी हो गया है। आप भी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं आज के चैप्टर की तरफ। तो लेसन नंबर डाल लीजिए। लेसन नंबर क्या है आपका, 4, ठीक है। लेसन नंबर 4 डाल लीजिए। और आज के टॉपिक का नाम डालिए वनस्पति, ठीक है, वनस्पति, ठीक है। आज के चैप्टर का नाम डाल लीजिए वनस्पति। अब देखिए, कहने को तो वनस्पति है, वन, ठीक है, वनस्पति है, वन है, ये चीजें हमें पढ़नी है आज के रूप में। लेकिन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग भी है, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग भी है। क्या है वनस्पति? क्या जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर को पढ़ने की? क्या इस चैप्टर के बगैर भी काम चल जाएगा? नहीं, इस चैप्टर के बगैर तो हम जी भी नहीं पाएंगे, इस चैप्टर के बगैर तो हम जी भी नहीं पाएंगे। तो भी डालिए वनस्पति, लेसन नंबर 4, ठीक है। वनस्पति, वेजिटेशन है ना, वनस्पति। वनस्पति, देखिए वनस्पति को समझेंगे, वनस्पति के कॉन्सेप्ट को समझेंगे प्राकृतिक रूप से जो हमें क्या है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं।
एक तो वो है कि जो हम वनों को काट कर, एक ये है हम वनों को काट कर क्या करते हैं, वनों को काट कर अपने लिए ग्राउंड तैयार करते हैं। ये है काट दिया। अब जब यहाँ से झाड़ जंगल सब साफ कर देंगे, ठीक है, ये सब साफ कर देंगे, तो साफ करने के पश्चात जो प्लेन भूमि आएगी, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उगाते हैं क्या, गेहूं उगाते हैं, ठीक है, उसमें हम गेहूं उगाते हैं, उसमें हम धान उगाते हैं। तो ये क्या है, ये वनस्पति नहीं है, ये वनस्पति नहीं है, ये कृत्रिम तरीके से तैयार किया हुआ अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए हमारा फील्ड है, ठीक है। वनस्पति क्या होगा, जो शुद्ध है, जो शुद्ध है प्राकृतिक रूप से, जो शुद्ध है प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, वो क्या है, वो वनस्पति के अंतर्गत आएंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता क्या पड़ेगी, क्या, देखिए अभी अभी कोरोना काल गया है, अभी अभी कोरोना काल गया है, और कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, जो चीज हमें प्राकृतिक रूप से मिल रही है, जो चीज हमें प्राकृतिक रूप से मिल रही है, बताओ कितने परसेंट ऑक्सीजन हमें मिलती है, ठीक है, कितने परसेंट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का होगा क्या, देखिए ये जो जंतु है, ये जो जंतु है, तो जंतु के पास क्या है, जंतु जो अपनी एनर्जी को क्रिएट करेगा, तो जंतु किससे बना है, सेल से बना है, किससे, सेल से बना है। और सेल के अंदर एक चीज होती है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में इस जंतु के लिए, इस मानव के लिए क्या है, इस मानव के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे ये अपने दैनिक कार्य को करता है, ठीक है। तो ये जो चीजें वनस्पति इसको दो चीज देती हैं, एक तो इसकी खाद्य आपूर्ति के लिए, एक तो इसकी खाद्य आपूर्ति के लिए इसको क्या देती हैं, इसको वो रॉ मटेरियल देती हैं जहां से इसकी एनर्जी क्रिएट होती है। तो वो रॉ मटेरियल क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और प्रकृति में पाए जाने वाला सेलुलोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो प्रकृति में पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ये क्या है, ये खाद्य आपूर्ति करता है, और मानव को क्या देता है, वो क्या देता है, वो कार्बोहाइड्रेट देता है। तो सेल्यूलोज एक प्रकार का स्वरूप है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, खाद्य आपूर्ति को लेकर दे दिया है। लेकिन साथ साथ में देखो दूसरी क्या चीज करता है, दूसरी ये चीज भी करता है कि इनको क्या है, अब इसके अंदर जब पावर का निर्माण हो रहा है, जब पावर का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या देता है, ये O2 भी देते हैं। वनस्पति क्या है, O2 भी देते हैं। अब O2 जो देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उससे क्या होता है, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ये ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है। अरे आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, बचपन से समझते हुए आए हैं कि क्या है, वन बहुत जरूरी है पर्यावरण के लिए। तो देखिए समझिए क्या है, आपने पेड़ों को जो आप चीज छोड़ते हो, आप क्या है, एटमॉस्फेयर में 0.36% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो मानव अपने भोजन का निर्माण करता है अंदर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये खा लेते हैं, पेड़ क्या करते हैं, खा लेते हैं। प्लस ये क्या करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। अब पानी पीते हैं तो देखो जो ले रहे हैं वो वापस दे देते हैं। और सनलाइट की उपस्थिति में, और इनके अंदर, पेड़ पौधों के अंदर एक चीज होती है, जो इनकी पत्ती होती है, तो पत्ती के अंदर क्या होता है, हरित लवक होता है। क्या होता है, हरित लवक होता है। और उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। अब यहां से इनका भोजन बन जाता है C6H12O6, ग्लूकोज का एक रूप है, मोनोसैकेराइड, ये बन जाता है। प्लस देखो कितनी बड़ी चीज हमें दे देते हैं, ये क्या देते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं, और जो कि एटमॉस्फेयर में आ जाती है। यदि ये चीज ना जाए, कितना भी अच्छा खाना खा लेना, आप केक खा लेना, आप मटर पनीर खा लेना, आप मुर्गा मछली ये सब खा लेना,
नॉन वेज खा लेना, लेकिन कुछ भी आपके अंदर पच नहीं पाएगा, ठीक है, पावर नहीं बन पाएगी। कितना भी पावर बादाम खा लेना, लेकिन जब तक O2 नहीं मिलेगी तब तक आपके अंदर क्या है, एनर्जी नहीं बन पाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन तो जरा सी देर के लिए खत्म कर दो तो उसमें भी क्या है, आदमी का स्वाहा हो जाता है, ठीक है। तो वनस्पति क्या दे रही है, पेड़ पौधे क्या दे रहे हैं, वो हमें O2 दे रहे हैं। कितनी O2 देते हैं, 21%। क्या है, 21% O2 है। कोरोना काल में जो प्रकृति से फ्री रूप में आपको मिल रहा है, जो प्रकृति से फ्री रूप में मिल रहा है, कोरोना काल में वही सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर जो 15-16 हज़ार रुपए के मिल जाते हैं, तो वो क्या है, वो 1-1 लाख रुपए मिले हैं। तो प्रकृति से जो फ्री चीजें मिल रही हैं वो क्या है, O2 है। प्लस ऐसा भी बोलते हैं कि वृक्ष वर्षा कराने में सहायक है। ये जो उन्होंने पानी दिया था, थोड़ा सा यूज करके इस पानी को भी एटमॉस्फेयर में वापस कर देते हैं। कितना करते हैं, यहां से ये 6 कटोरी तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और 12 कटोरी क्या ले लेते हैं, पानी लेते हैं, तब इनका ग्लूकोज बनता है C6H12O6। और यहाँ पर 6 भागी ये ऑक्सीजन देते हैं और 6 भागी क्या है, ये वाटर देते हैं। तो जितना पानी लेते हैं उससे आधा तो वापस कर देते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो तुम्हारी जो वनस्पति है, तुम्हारे जो पेड़ पौधे हैं, कहते हैं कितना भी पानी दे लो, जब जो बारिश से पेड़ पौधा क्रिएट होता है वो क्या है, वो नॉर्मल जल से नहीं होता है। तो ये क्या है, वर्षा कराने में भी सहायक है। किस प्रकार से, वाष्पोत्सर्जन क्रिया से। हमने आपको ये सारी चीजें क्लियर भी करा रखी हैं। और जब आप ये वाले पोर्शन की बात करें, जब हम साइंस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। जल्द ही आपका लगभग 2 डेज में आपका साइंस भी स्टार्ट होने वाला है। तो बात समझ में आई, वृक्ष वर्षा कराने में सहायक किस वजह से है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से, ठीक है। और ये हमें क्या है, हमारे जो भोजन है, हमारे भोजन को डाइजेस्ट कराने का भी काम करते हैं। किसकी वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन ना हो तो हमारे अंदर जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पर जो हमारी पावर बनती है, पावर को बोलते हैं ATP, ये नहीं बन पाने का। तो अब काटो वृक्ष, क्या वृक्ष काटने से आप जीवित रह पाओगे? तो ये क्या है, यदि एटमॉस्फेयर में आपको अपने आप को मेंटेन करना है, सर्वाइव करना है, तो वृक्ष नहीं काटना है। और यही कारण है, कुछ सरकारों ने तो क्या कर दिया है, 60% वन का क्या है, फिक्स कर दिया है कि हमारे यहाँ 60% वन होने हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है, लगभग 20% से लेके 30% के बीच वन है टोटल उत्तराखंड का। लेकिन कुछ सरकारों ने क्या कर दिया है, वो 60% तक कर दिया है कि 60% वन होने और 40% में क्या रहना है, 40% में अन्य गतिविधियां होनी है। क्यों? क्योंकि जब वन ही नहीं रहेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम क्या कट करके पेड़ों को काट देते हैं और क्या है, उससे फर्नीचर बनवाएंगे, उससे क्या है, घर की छत बनवाएंगे और अन्य कार्यों में यूज लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यदि वन नहीं तो तुम भी नहीं, वन है तो तुम है। आज की जनरेशन यदि सर्वाइव कर रही है, जी रही है, तो अगली जनरेशन के लिए आप क्या छोड़ के जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इन बातों के साथ। ये भूमिका थी वनस्पति की, ये इम्पोर्टेंस थी वनस्पति की। आप IAS बनो या ना बनो, आप PCS बनो या ना बनो, लेकिन जीना तो सबसे बड़ी बात है। जीवित ही नहीं रह पाओगे इसको समझने के बगैर। तो चैप्टर का नाम डालिए वनस्पति, लेसन नंबर 4 है आपका ये, और लिखिए वनस्पति क्या है इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे वनस्पति, डालेंगे फिर से वनस्पति, ठीक है, वनस्पति। तो वनस्पति को लिखेंगे, वनस्पति क्या है, लिखेंगे प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे वनस्पति कहते हैं, उन्हें वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें वनस्पति कहते हैं। अब वनस्पति के लिए, वनस्पति को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है। वनस्पति को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए भाई। यदि सपोज करो हमने जो वनस्पति, मान हम धान उगा रहे हैं, ये वनस्पति के अंतर्गत नहीं आएगा। प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे धरती पर उगते हैं वो वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा
जंगल में जो पेड़ पौधे ऐसी अपने आप उग जाते हैं वो क्या है, वो वनस्पति हैं। अब कहीं ऊंचे स्थान पर उग रहे हैं, कहीं नीचे स्थान पर उग रहे हैं, तो इनको सर्वाइव करने के लिए एक तो क्या चाहिए, उच्चावच चाहिए, उच्चावच चाहिए। उच्चावच क्या है, कहीं जैसे सेब का पेड़ है वो हाइट पर, वो 2000 फीट की ऊंचाई पर उगता है। तो दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, दूसरा पॉइंट चाहिए सूर्य ताप चाहिए, सूर्य ताप चाहिए। भाई अभी अभी आपको रिएक्शन के माध्यम से बताया सनलाइट, ठीक है। दूसरा क्या है, सूर्य ताप चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या चाहिए, जलवायु। अलग अलग प्रकार की जलवायु में अलग अलग प्रकार के क्या है, पेड़ पौधे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। जलवायु चाहिए। और तीसरा चीज चाहिए, चौथा चीज चाहिए ग्राउंड, मृदा, ठीक है। तो अगला चैप्टर ही आपका मृदा होने वाला है, क्योंकि नीड आ रही है। तो मृदा हम उच्चावच को जब पहले ही स्टार्ट किया था, उच्चावच को भी समझ चुके हैं, हम सूर्य के ताप को भी समझ चुके हैं, क्लाइमेटोलॉजी को भी समझ चुके हैं। अब क्या है, वनस्पति को समझने के लिए आपको मृदा को भी समझना पड़ेगा। पहले वनस्पति क्लियर कर लेते हैं, अगला चैप्टर आपका मृदा हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इन पॉइंटों को, लिखेंगे वनस्पति के लिए आवश्यक, वनस्पति के लिए आवश्यक, तो ये चार चीज लिख लीजिए, उच्चावच, सूर्यताप, जलवायु, मृदा, सूर्य ताप, ठीक है, जलवायु और मृदा। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे वन की, बात करेंगे वन की। तो यदि हम भारत की बात करें, अपने भारत की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, हम भारत को ही देख लेते हैं। कहीं क्या है, कहीं ठंड है, कहीं क्या है, कहीं ज़्यादा गर्मी है। तो यदि हम बात करेंगे कि ज़्यादा गर्मी क्यों है, हालांकि अब इन चीज़ों को आप समझना स्टार्ट कर दिया आपने। जैसे हम बात करते हैं भारत की, हम अपने देश की बात करते हैं, अपने भारत की बात करते हैं, तो यहाँ से वो जो पहली क्लास आपको कराई थी वो क्लास हमेशा काम देगी। कहाँ आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है, कहाँ आपका राजस्थान है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है भारत में, जो 23.5वीं अक्षांश रेखा है, जो 23.5वीं अक्षांश रेखा है, यह समझ लीजिए ये पूरी पृथ्वी है। तो पूरी पृथ्वी पर यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ये क्या है 23.5वीं अक्षांश रेखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो भारत यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, तो ये रेखा 23.5वीं अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये 2 भागों में डिवाइड करती है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ का जो क्षेत्र है, ऊपर की तरफ का जो क्षेत्र है, यहाँ से इसके आसपास का, सॉरी ये नहीं, 23.5वीं रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और यहाँ पर सूर्य क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सूर्य क्या होता है, अपने पूरी जवानी में होता है, उच्च वेग के साथ होता है। यहाँ के पश्चात, यहाँ पे ताप पड़ने के पश्चात ये टर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा कब होता है, 21 जून को होता है, 21 जून को होता है। यहाँ के आसपास का क्षेत्र तो क्या है, गर्म है, लेकिन जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ चलेंगे, 37.5वीं अक्षांश रेखा जम्मू कश्मीर को टच करती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ठंडा प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में क्या होती है, वो ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन जम्मू कश्मीर का हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पोर्शन इतना है, J&K, और ये क्या है, लद्दाख है। तो आप देखते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ क्या है, गर्मी ज़्यादा है, यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ ठंड ज़्यादा है। तो यहाँ से इस प्रकार से जो हमने बताया था, जो इसके आसपास का क्षेत्र है, जो 23.5वीं नीचे की गोलार्ध की हम बात करें, 23.5वीं अक्षांश रेखा कहाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये क्या है, ये पूरा क्षेत्र ये ज़्यादा गर्म वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो हम कहाँ पर आते हैं, हम यहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट जो है, ये लास्ट पॉइंट जो है ये कितना है, ये 8 डिग्री है। कितना, 8 डिग्री है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ले लें तो ये 6 डिग्री पर हम समझ करते हैं।
उसके बाद में 0 डिग्री। तो ये पोर्शन हम इतने से पोर्शन में है यहाँ पर, तो इस पोर्शन में क्या है, गर्मी है, ऊपर के पोर्शन में ठंड है। तो इस पोर्शन को हमने आपको बताया था उष्ण बोलते हैं। ये पोर्शन क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो वनस्पति भी इसी प्रकार से आपने अभी आपने देखा कि क्या है, वनस्पति को समझने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको सूर्य के ताप के ऊपर भी अलग अलग प्रकार की वनस्पति वहाँ पर सर्वाइव करेगी। तो ये पूरा ही क्षेत्र, फिर से उन बातों को रिवाइज कर देते हैं, ये पूरा ही क्षेत्र यहाँ से ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, एक तो इस बात को समझेंगे, और दूसरा यहाँ पर ये जब ऊपर को जाएंगे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, फिर क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और फिर ऊपर ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग प्रकार की वनस्पति होती है। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पर आपने बताया ये 23.5 NV अक्षांश रेखा है, और ये क्या है, ये 30 डिग्री वाली रेखा है, ये 60 डिग्री वाली रेखा है, और ऊपर 90 डिग्री वाली रेखा है। तो ये क्षेत्र क्या है, ये ध्रुवीय क्षेत्र है। क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है। और ये क्या है, मैं लिख देता हूं इसको, ये ध्रुवीय, ये ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र है, कटिबंध क्षेत्र है। और ये क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। और ये उपद्रव्य कटिबंध क्षेत्र है। ठीक है, ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र है। और ये क्या हो जाए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध। कटिबंध को इंग्लिश में बोलते हैं जोन। ठीक है, कटिबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जोन। तो ये क्या, उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, ये उपद्रव्य कटिबंध क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, ये ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र है। ठीक है, तो अलग से इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। अलग से एक हल्का सा आप नोट करके ये चित्र बना लीजिए, और ये चित्र आपके बहुत काम देने वाला है, ये चित्र बहुत काम देने वाला है। इस वनस्पति चैप्टर में ये रॉ मटेरियल का काम करेगा। ठीक है, बनाइए जल्दी से। तो पहला प्रकार लिखेंगे वनस्पति का, पहला प्रकार हम यहाँ वाले पोर्शन को पढ़ेंगे, आज यहाँ वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। तो लिखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। पहला टॉपिक लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल। इसको उष्ण कटिबंधीय को बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। ठीक है, तो डाल लीजिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन, TROPICAL, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन EVERGRAN, एवरग्रीन वेजिटेशन, VEGETATION। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे यह वनस्पति उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर तापमान 26 डिग्री, जहां पर तापमान 26 डिग्री से 27 डिग्री। अब पूरे क्षेत्र में ऐसा तो है नहीं कि सेम तापमान रहेगा, कहीं कम रहेगा, कहीं ज्यादा रहेगा। भाई जो 0 डिग्री के आसपास की बात करें वहां ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तापमान कम होता चला जाएगा। ठीक है, 26 डिग्री से 27 डिग्री तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर, वर्षा 200 सेंटीमीटर तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। तो जब वर्षा होती रहेगी वहां पर क्या है, वहां पर ग्रीननेस, वहां पर हरियाली बनी रहेगी। अब यहाँ पर वर्षा क्यों होती है ये आप मुझे
व्हाट्सएप पर लिख के बता देना। यहाँ पर वर्षा क्यों होती है, क्योंकि वर्षा टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर वर्षा क्यों होती है ज्यादा, वो आप बता देना। ये मेरा नंबर है 84 49 30 40 62। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे लिख के बताना कि यहाँ वर्षा ज्यादा क्यों होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला है जल की उपलब्धता अधिक होने के कारण, जल की उपलब्धता अधिक होने के कारण इस वनस्पति की इसकी उष्णकटिबंधीय वनस्पति, ठीक है, इस वनस्पति की प्रजातियां किसी एक ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराती हैं, हमेशा ग्रीन बनी रहती हैं, जवान बनी रहती हैं। ठीक है, किसी एक ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराती हैं, इसीलिए इस वनस्पति को सदाबहार वनस्पति कहते हैं। हमेशा ग्रीननेस बनी रहती है, सदाबहार, एवरग्रीन है ना, एवरग्रीन, सदाबहार वनस्पति कहते हैं। अगला पॉइंट, इस क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब खाना पीना तगड़ा मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे, यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे। बढ़िया खुराक मिल रही है, सूर्य ताप बढ़िया मिल रहा है, वर्षा भी बढ़िया मिल रही है, और पेड़ पौधों को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए, और क्या है, सूर्य का ताप चाहिए। तो जब ये दोनों चीजें अच्छी प्रकार से मिल रही हैं, तो ये क्या है, ये वनस्पति जो है, ये वनस्पति यहाँ पर इस क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति जो विषुवत रेखा के आसपास है, वो क्या है, वो प्रतिस्पर्धा करेंगी। वो क्या है, प्रतिस्पर्धा करेंगी। ये क्या है, ये इतना है, तो दूसरा क्या है, सूर्य का ताप लेने के लिए और बड़ा होगा, और तीसरा सूर्य का ताप लेने के लिए और बड़ा होगा। तो इन वनस्पति में प्रतिस्पर्धा होती है, तू मेरे से बड़ा है तो मैं, मेरा बेटा तेरे से बड़ा होगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, अतः इस क्षेत्र की वनस्पतियां सूर्य का ताप पाने के लिए कंपटीशन करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं, कंपटीशन करती हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप नहीं है, तू इतना पढ़ रहा है, अरे देखते हैं कि वो कितना पढ़ रहा है। ठीक है, वो तो 11 बजे तक पढ़ रहा है, तो अपने आप के चतुर बनने के लिए दूसरा बच्चा 2 बजे सो जा रहा है, 9 बजे सो के फिर 2 बजे उठ रहा है। ठीक है, अब वो तो सो रहा है, वो फिर उसका सिलेक्शन किसका होगा, जो ज़्यादा पढ़ रहा है, जो इंटेलिजेंसी से पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर होता है। ये क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी वनस्पति सूर्य का ताप पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। ठीक है, अब जब ये प्रतिस्पर्धा कर रही हैं तो इनकी हाइट क्या है, ज्यादा हो जाएगी। लिखेंगे अतः, अगला लिखेंगे अतः यहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि 45 से 65 मीटर तक ऊंचे होते हैं, 45 से 65 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनकी लकड़ी कठोर होती है, इनकी लकड़ी कठोर होती है। ठीक है, इनकी लकड़ी कठोर होती है। कैसी होगी, कठोर होगी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। यहां पर जैव विविधता, यहां पर जैव विविधता, अगला पॉइंट लिखेंगे विविधता, यहां पर जैव विविधता। अब जैव विविधता क्या होती है भाई, सपोज करो यहां पर क्या है, वृक्ष के लिए, यहां पर क्या है, वृक्ष के लिए पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर बंगाली भी रहेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुस्लिम भी रहेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंदू भी रहेंगे, अब यहाँ पर ब्राह्मण भी रहेंगे,
यहाँ पर क्या है, गुज्जर भी रहेंगे, यहाँ पर क्या है, जाट भी रहेंगे। हर प्रकार का आदमी आराम से सर्वाइव कर रहा है। तो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जब एक ही क्षेत्र में एक से अधिक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इस क्षेत्र में उच्च जैव विविधता पाई जाती है, उच्च जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, और पूरा घिन का है, यहाँ पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है, पूरा खचाखच भरा पड़ा है। यहाँ भी पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है, ठीक है, यहाँ भी पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है, पूरा खचाखच भरा पड़ा है। पैर रखने की जगह नहीं है। जैसे क्या होता है, चरणल बोगी में होता है, जो किसमें, जो ट्रेन होती है उसमें कई प्रकार के डिब्बे होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। तो चरणल बोगी में जो होता है वहाँ खड़े होने की ढंग से जगह नहीं थी, इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर होती है। तो जैव विविधता भी अधिक होती है। तो यहाँ पर इस वनस्पति में सपोज करो इस पेड़ को काटने हैं, हमें इस पेड़ की जरूरत है, तो इस पेड़ को काटने के लिए यहाँ के 5 पेड़ों को और भी काटना पड़ेगा। ठीक है, और जब इसको बाहर निकाल पाएंगे तो इसका क्या है, इसका वाणिज्यिक दोहन नहीं हो पाता, वाणिज्यिक खर्चा ज्यादा आ जाएगा और यूज कम होगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इस वनस्पति का वाणिज्यिक दोहन यानी कि व्यापार के लिए इसका यूज नहीं कर पाएंगे, वाणिज्यिक दोहन नहीं हो पाता। अगला पॉइंट, यहाँ मुख्य रूप से ये भी क्वेश्चन आया हुआ, यहाँ मुख्य रूप से निम्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ मुख्य रूप से कौन कौन से पेड़ पाए जाएंगे, या आम का पेड़ पाया जाएगा, या लिप्टिस का पेड़ पाया जाएगा, या नीम का पेड़ पाया जाएगा, कौन कौन से पाए जाएंगे। तो यहाँ मुख्य रूप से निम्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नंबर 1 रोजवुड, नंबर 1 क्या है, रोजवुड। रोजवुड एक पेड़ का नाम है। ठीक है, अब आपको ये क्यों नहीं सुनाई देता है, रोजवुड तो आपने सुना नहीं, आपने देखा नहीं, क्योंकि आप कहाँ, आप 23वीं अक्षांश रेखा के आसपास रहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये 0वीं अक्षांश रेखा के आसपास की बात है, और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। ये 1वीं अक्षांश रेखा है, आपकी तो स्टार्टिंग क्या है, 8वीं अक्षांश रेखा है। आप 111 गुना आप 8 कर लीजिए, सॉरी हाँ 108 11 गुना 8 कर लीजिए, तो 8 8 8, ठीक है, 111 किलोमीटर, तो 888 किलोमीटर दूर है ये क्षेत्र आपसे। ठीक है, इतना दूर है, तो इसलिए इस प्रकार के पेड़ आपको आसपास में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, अच्छा मैं बात केवल आपकी कर रहा हूँ, मैं नीचे किससे बात कर रहा हूँ, तो भारत के, मैं भी सोच रहा था कि ये चीज़ गलत तो नहीं है। देखिए ये है 888 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ, भारत के नीचे के हिस्से से, लेकिन आप कहाँ रह रहे हैं, यूपी में, ये हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो इसे मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रोजवुड, कौन सा, रोजवुड वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट महोगनी, नेक्स्ट क्या है, महोगनी, महोगनी। नंबर 2 महोगनी नाम का वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एबोनी, कौन सा, एबोनी, एबोनी, एबोनी दूसरी वनस्पति क्या है, एबोनी। और सफेद देवदार, सफेद देवदार, सफेद देवदार, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अब यदि अपने भारत की बात करें, तो इस प्रकार की वनस्पति कहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है, जो जितना नीचे की तरफ जाएंगे तो उतने इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिल सकती है। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, विस्तार, कहाँ कहाँ विस्तार है इसका, कहाँ कहाँ विस्तार है, अगला पॉइंट विस्तार। तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, कोमा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में देखने को मिलेगा। ठीक है,
और पूर्वी घाट में कहाँ, उत्तर पूर्वी घाट। अब यदि हम यहाँ की बात करें, ये कहाँ बात कर रहा है भारत में, तो भारत में ये वाला हिस्सा, यहाँ पर एक पर्वत है जिसको पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं, यहाँ पर एक पर्वत है जिसको पूर्वी घाट पर्वत बोलते हैं। तो यहाँ का जो उत्तर की तरफ का जो उत्तर और पूर्वी वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कहाँ है, यहाँ 6 डिग्री के आसपास है ना, यहाँ अंडमान निकोबार, ठीक है। और लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है। तो इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। यदि राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर राज्य है वेस्ट बंगाल, पहले दिन जहाँ आपको चैप्टर पढ़ाया था ये भारत वाला। और यहाँ पर क्या है, ये क्षेत्र है उड़ीसा का, ये क्या है, उड़ीसा। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है, क्या लिखा आपने विस्तार में, पश्चिमी घाट, ये वाला पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी किस लिखा, पूर्वी घाट के आसपास, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूर्वी घाट के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो क्षेत्र है ये भी लिख लीजिए, उत्तर पूर्वी राज्य क्या क्या है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सब बताया था, कोई पढ़ा रखा है, सेकंड लेक्चर आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर और राज्य की बात करें वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में, ठीक है, यहाँ पर। तो क्वेश्चन यदि आपसे आ जाए कि उष्णकटिबंधीय वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और उड़ीसा में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत के आसपास पाए जाएंगे, पूर्वी घाट पर्वत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय जो आपके भारत में पाई जाएगी, यहाँ ये इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये हो गया आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के विषय में बात हुआ। अगला पॉइंट लिखेंगे उष्णकटिबंधीय